नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम तहलका एक्सक्लूसिव में, जहां पर हम खबरों का करते हैं बारीकी से विश्लेषण, ताकि उन खबरों की जानकारी के साथ साथ आपको उसका इंपैक्ट भी पता चल सके। आज के मेन्यू पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे। आज के मेन्यू में हमारे लिए तीन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर आज के इस कार्यक्रम में हम बारीकी से विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज की खबरों में सबसे पहले बात होगी एक आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे की। कैसे उत्तराखंड की एक महिला आईपीएस अधिकारी ने इस्तीफा दिया और उसके इस्तीफे के बाद अब कई तरह के सवाल, कई तरह के प्रश्न भी उठने लगे हैं। साथ ही इसी खबर में आपको यह भी बताएंगे कि एक आईपीएस बनना कितना मुश्किल होता है और एक आईपीएस बनने के बाद आखिर कौन एक आईपीएस को उसकी नौकरी से हटा सकता है, यानी कि उसको पूरी तरह से बर्खास्त करने की क्या प्रोसेस हो सकती है। इन तमाम बातों को जानेंगे आज पहली खबर में। दूसरी खबर में बात होगी गुलदार से राहत कैसे इस प्रदेश में मिलेगी, क्योंकि आए दिन एक के बाद एक उत्तराखंड में गुलदार के हमलों की खबरें आपने सुनी होंगी। इन खबरों के कारण क्या हैं, गुलदार जो हमले लगातार कर रहे हैं उनके कारण क्या हैं और इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं। साथ ही कुछ ताजा घटनाक्रम पर भी बात करेंगे। तीसरी खबर आज बताएगी कि आज का दिन यानी कि 2 जून का दिन और 2 जून की रोटी का क्या संबंध है, हमारे भारत में क्यों इसे 2 जून की रोटी कहा जाता है। तो इन तीन खबरों पर आज बारीकी से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के दिन की सबसे बड़ी खबर से। उत्तराखंड की आईपीएस अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस खबर को लेकर के पूरे उत्तराखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले से प्रशासनिक राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि उन्हें राज्य की तेज तर्रार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों में से एक गिना जाता था। उनके इस्तीफे के क्या कारण है, जो कि बताया जा रहा है कि उनके द्वारा इस्तीफे में लिखे गए हैं। रचिता जुयाल ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपना करियर शुरू करना चाहती हैं, उसकी प्लानिंग कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल दबाव भी उनके ऊपर रहा हो। इससे पहले भी हमने इस देश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर पड़ते हुए पॉलिटिकल दबाव की काफी सारी खबरें देखी हैं और उस पॉलिटिकल दबाव में कितना कोई आईएएस अधिकारी या फिर आईपीएस अधिकारी काम करता है और उसका काम कितना ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, यह भी हमने देखा है। तो क्या कोई पॉलिटिकल रीजन थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि रचिता जुयाल विजिलेंस की एसपी थी और विजिलेंस की टीम इन दिनों उत्तराखंड में सुर्खियों में है। हर दूसरे तीसरे दिन विजिलेंस के किसी न किसी एक्शन की खबर सामने आती थी। अभी देहरादून में ही एक एसआई को रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। वो काम विजिलेंस ने किया और विजिलेंस की एसपी थी रचिता जुयाल। लेकिन रचिता जुयाल इन सब बातों के बीच में अपने पद से इस्तीफा देती थी। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्य सचिव को और पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को सौंप दिया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि उनके इस्तीफे पर जो अंतिम मुहर है वो केंद्र सरकार को लगानी है, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। रचिता जुयाल के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर ये इस्तीफा कौन फाइनल कर सकता है। और यदि आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए ये भी आपको बताएंगे कि यदि किसी आईपीएस अधिकारी को हटाना हो तो किन कारणों की वजह से हटाया जा सकता है। लेकिन पहले रचिता जुयाल के बारे में देख लेते हैं। 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रही हैं रचिता जुयाल। वर्तमान में एसपी विजिलेंस के पद पर थी। उत्तराखंड का जो विजिलेंस है उसकी एसपी थी। पिछली जिम्मेदारियों की बात करें तो उन्होंने अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में एसपी के तौर पर काम किया और राज्यपाल की एडीसी भी वो रह चुकी है। रचिता जुयाल को उनकी कर्तव्यनिष्ठता, सख्त कार्यप्रणाली और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। विजिलेंस में एसपी रहते हुए उन्होंने कई भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की, जिससे आम लोगों का विजिलेंस के प्रति भरोसा बढ़ा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो इनके पिता भी पुलिस सेवा में रहे हैं, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने पुलिस सेवा में आने का मन बनाया था। व्यक्तिगत जीवन की बात करें, रचिता जुयाल की शादी फिल्म निर्माता यशस्वी जुयाल से हुई है, जो कि बॉलीवुड अभिनेता और डांसर राघव जुयाल के भाई हैं। उनकी मुलाकात कोरोना काल के दौरान हुई थी और समाज सेवा करते हुए हुई थी। उनके इस्तीफे को उत्तराखंड पुलिस सेवा के लिए एक बड़ी क्षति भी माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब विजिलेंस विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सक्रिय है। एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। उनके इस अप्रत्याशित फैसले को लेकर प्रशासनिक गलियारों में लगातार चर्चाएं जारी हैं। अब उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने अपना इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन यहां ध्यान में यह रखिए कि वो एक आईपीएस अधिकारी है, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस की अधिकारी है और एक आईपीएस अधिकारी के हटने की प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक आईपीएस बनते कैसे हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इस देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे।
इसे पास करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन जाते हैं। जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें आईपीएस मिलता है या आईएएस मिलता है या आईएफएस मिलता है। यूपीएससी एक परीक्षा नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, एक तपस्या है और सालों तक ये तपस्या करनी पड़ती है। इस पूरे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है जिसमें प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम और बाकी की तैयारी भी होती है, तब जाकर के इसमें सफलता मिलती है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद यदि किसी को ये आईपीएस की नौकरी मिलती है तो भला इसे कोई छोड़ना क्यों चाहेगा, जबकि लाखों करोड़ों युवाओं की ये ड्रीम जॉब है। अब हम जानते हैं कि कठिन तपस्या करके आईपीएस तो बन जाते हैं, लेकिन आईपीएस को हटाया कैसे जा सकता है और किसके पास इतनी पावर होती है कि वो एक आईपीएस को हटा सके। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि निलंबन एक अलग चीज है और पूरी तरह से सेवा को समाप्त कर देना एक अलग चीज है। एक आईपीएस अधिकारी को सेवा से हटाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए कड़े संवैधानिक प्रावधानों और नियमों का पालन करना होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षित होते हैं। एक आईपीएस अधिकारी को सेवा से हटाने के मुख्य कारण और प्रक्रियाएं क्या कुछ हो सकती हैं वो भी जानिए। दुर्व्यवहार या फिर भ्रष्टाचार यानी कि मिसकंडक्ट और करप्शन। यदि किसी आईपीएस अधिकारी पर अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस कार्रवाई में एक जांच समिति यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठती है, उसका गठन किया जाता है जो आरोपों का विस्तृत जांच करती है। अधिकारी को अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में सूचित किया जाता है और उसके पक्ष को भी रखा जाता है, उसे उचित अवसर प्रदान किया जाता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो सरकार, अब सरकार में ध्यान रखिए केंद्र सरकार, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा होता है और उसी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ही इस पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आईपीएस अधिकारी के ऊपर केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। हाँ, प्रदेश सरकार कुछ मामलों में निलंबन जैसी बातें या फिर ट्रांसफर जैसे काम कर सकती है, लेकिन जो मुख्य कार्रवाई है वो केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी अखिल भारतीय सर्विसेज यानी कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं उसका एक हिस्सा होता है। दूसरा कारण है अक्षमता, इनकेपेबिलिटी। यदि कोई आईपीएस अधिकारी शारीरिक या मानसिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम हो गया हो तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। इसके लिए भी एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आती है, वो आवश्यक होती है। असंतोषजनक प्रदर्शन यानी कि अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अगर किसी अधिकारी का होता है, सरकार के पास यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक हित में ऐसे अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर दे जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है। नियमों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा 15 और फिर 25 साल की सेवा पूरी होने के बाद की जाती है। यदि प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाती है, लेकिन यहां पर मामला वो भी नहीं है। आपराधिक आरोप और सजा यानी कि क्रिमिनल चार्जेस और कन्विक्शन अगर कुछ होता है, यदि आरोपी आईपीएस अधिकारी किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उसे कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। अब किसके पास है हटाने का अधिकार? आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान में रखिएगा, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए उन्हें पद से हटाने का अंतिम अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास ही होता है। यह निर्णय आमतौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय कैबिनेट की सलाह द्वारा लिया जाता है, यानी कि केंद्रीय जो कैबिनेट है वो जो सलाह देगा, परामर्श देगा, उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। राज्य सरकार के पास एक आईपीएस अधिकारी को निलंबित यानी कि सस्पेंड करने का अधिकार होता है, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन यह निलंबन आमतौर पर 30 दिनों के लिए वैध होता है। यदि निलंबन की अवधि बढ़ानी हो तो राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। निलंबन का अर्थ सेवा से हटाना नहीं होता है, बल्कि यह एक अंतरिम कार्रवाई होती है जो राज्य सरकार कर सकती है। आईपीएस अधिकारियों को डिमोट नहीं किया जा सकता है, यानी कि उन्हें सीधे निचले पद पर नहीं भेजा जा सकता है। उन्हें या तो सेवा में रखा जाता है या फिर हटाया जाता है। सेवा से हटाने यानी कि रिमूवल और बर्खास्त करने, डिसमिसल, रिमूवल और डिसमिसल में अंतर होता है। बर्खास्तगी अधिक गंभीर होती है और इसमें भविष्य में सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जबकि हटाने में ऐसी पाबंदी नहीं हो सकती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि अधिकारियों को मनमाने ढंग से हटाया न जाए और उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले, क्योंकि वो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि एक आईपीएस या फिर आईएएस अधिकारी को किस तरीके से हटाया जा सकता है, लेकिन यहां पर मामला अलग है। यहां पर खुद अधिकारी के द्वारा अपना इस्तीफा दिया गया है। लेकिन क्या यह इस्तीफा निजी कारणों से या पारिवारिक कारणों से, जैसा कहा जा रहा है, उसी आधार पर दिया गया है, या फिर इसके आगे इसमें कहानी कुछ और है? क्योंकि उत्तराखंड में विपक्षी कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए।
तो ये पूरा हिसाब किताब था एक आईएएस आईपीएस अधिकारी का। और साथ ही रचिता जुयाल के बारे में भी आपने जाना, उत्तराखंड कैडर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी जिन्होंने इस्तीफा अपना दिया है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई, उत्तराखंड की चिंताएं बढ़ाती हुई। उत्तराखंड में गुलदार और मानव संघर्ष यानी कि वन्यजीव संघर्ष, मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार तेजी के साथ पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक में एक गुलदार ने एक महिला पर फिर से हमला कर दिया और इसी एरिया में इससे पहले भी कई महीनों से गुलदार लगातार अलग अलग जगहों पर हमले करते आ रहा है, कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है। ऐसी ही कुछ और घटनाएं आपने हर दिन कहीं ना कहीं से सुनी होंगी, जहां पर गुलदार किसी बच्चे को उठा देता है, बुजुर्ग को उठा देता है, घास काटने गई महिला पर हमला कर देता है, स्कूल से आते हुए बच्चों पर हमला कर देता है, कहीं भी किसी पर भी हमला कर देता है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में हर साल दर्जनों लोग गुलदार और अन्य वन्य जीवों के हमलों में अपनी जान गंवा रहे हैं। यहां गुलदार सामने पर एक फेस जरूर है, लेकिन इसमें अन्य जंगली जानवर जैसे कि भालू और दूसरे जानवर भी शामिल हो सकते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हो रहे हैं। गुलदार के हमलों में वृद्धि के संभावित कारण क्या है वो समझना इसके लिए बहुत जरूरी है। वन्यजीव आवास का सिकुड़ना यानी कि हैबिटेट श्रिंकेज, मानव बस्तियों का विस्तार, आबादी और शहरीकरण के बढ़ने से जंगल के किनारे पर मानव बस्तियों का फैलाव हो रहा है, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास कम हो रहे हैं और वो भोजन पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर आ रहे हैं। यानी कि इंक्रोचमेंट जो मानव लगातार कर रहा है अपने जंगलों की तरफ, उससे जंगल श्रिंक हो रहे हैं। जंगली जानवरों का जो रहन सहन है वो एरिया श्रिंक हो रहा है और इसका सीधा असर यह है, नतीजा यह है कि वो मानव बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। जंगलों का विखंडन, विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क निर्माण, कहीं पर सड़क बनानी हो, बिजली लाइनों का विस्तार, इन तमाम कारणों से, जिन कारणों में जंगल शामिल होते हैं, इनके कारण जंगल खंडित हो रहे हैं, जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे वन्य जीवों को उनके शिकार और पानी के स्रोत तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही हैं। ऐसे में जंगली जानवर क्या करेगा? एक सिंपल इजी शिकार ढूंढेगा जो उसे मानव बस्तियों की तरफ मिलते हैं। शिकार की कमी, जंगलों में वन्य जीवों के प्राकृतिक शिकार जैसे कि हिरण, जंगली सुअर और बाकी के छोटे जानवर जो हैं वो कम होने से गुलदारों को अपने भोजन के लिए पालतू जानवरों या मनुष्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है और इसी कारण वो आबादी की तरफ आ रहा है। आदमखोर हो जाना, कई बार पुराने या घायल गुलदार जो अपने प्राकृतिक शिकार को पकड़ने में असमर्थ होते हैं, इंसानों को आसान शिकार मानने लगते हैं। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, गुलदार या तो बुजुर्ग को अपना निशाना बना रहा है पहाड़ों में या छोटे बच्चों को अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि ये उसके लिए आसान शिकार हो सकते हैं। और आदमखोर इसके बाद ये गुलदार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में गुलदार को मारना या पकड़ना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है, जो कि हमने इससे पहले कई तरह की घटनाओं में देखा है। अब बढ़ती गुलदार आबादी यानी कि इंक्रीजिंग लेपर्ड पॉपुलेशन भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि राज्य में गुलदार की आबादी में वृद्धि हुई है, जिससे सीमित वन्यजीव आवास में उनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई और संघर्ष बढ़ रहा है। पलायन और खाली होते गांव सबसे महत्वपूर्ण कारण। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन के कारण कई गांव खाली हो गए हैं और खेतों में झाड़ियां उगाई हैं। ये खाली और वीरान स्थान गुलदारों के छिपने का, उनके प्रजनन करने के लिए एक आदर्श ठिकाना बन जाता है, जिससे वो मानव बस्तियों के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। मानव व्यवहार में बदलाव, कई बार लोग शौच के लिए, चारा पत्ती लाने के लिए या फिर लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए अकेले जंगल की तरफ चले जाते हैं, जंगल के करीब आ जाते हैं, जिससे वो गुलदार के आसान शिकार बन जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये बातें पहाड़ों में सामान्य रही हो पहले से, लेकिन अकेले जाना गुलदार को न्योता देने जैसा है। रात के समय अंधेरे में बाहर निकलना भी खतरनाक हो सकता है। अब इसमें वन विभाग की काफी सारी चुनौतियां हैं। वन विभाग के पास अक्सर स्टाफ और संसाधनों की कमी होती है, जिससे वे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी गश्त और त्वरित यानी कि तुरंत जो प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम QRT कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स टाइम, QRT तैनात करने में असमर्थ वन विभाग हो जाता है। आदमखोर गुलदारों को पकड़ने या मारने में कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं काफी जटिल होती हैं, जिससे कार्रवाई में देरी हो सकती है। यानी कि अगर कोई गुलदार आदमखोर बन चुका हो, उसे मारने की जो प्रोसेस है उसमें अनुमति क्या मिलेंगी, बाकी के जो प्रोसेस होंगे वो किस तरह से चलेंगे, इसमें काफी ज्यादा जटिल प्रक्रियाएं हो जाती हैं। अब इसके संभावित उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, मानव गुलदार संघर्ष को कम करने के लिए एक बहुआयामी और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यानी कि बहुत सोच समझ करके इसमें काम करने की जरूरत है। जागरूकता और शिक्षा अभियान, ग्रामीणों को शिक्षित करना, लोगों को गुलदार के व्यवहार और उनसे बचने के तरीकों और हमलों पर क्या करना चाहिए इसके बारे में जागरूक करना। शाम और सुबह के समय अकेले घरों से निकलने से बचना, बच्चों को घर से दूर
न खेलने जाने देना और खेतों में कार्य करते समय समूह में रहना, ये तमाम जो उपाय हैं वो हो सकते हैं, लेकिन ये सब धरातल पर इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा, रात के समय टॉर्च का प्रयोग करना, लाउड स्पीकर या शोर करना, ये उन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं जहां पर गुलदार का आतंक हो, लेकिन जहां पर अचानक से गुलदार आ जाए वहां पर क्या करें, ये बड़ी समस्या है। वन्यजीव आवास और शिकार प्रबंधन, वन्यजीव गलियारों का संरक्षण हो जाए, वन्यजीवों के आवागमन के लिए सुरक्षित गलियारों यानी कि कॉरिडोर को सुनिश्चित करना और उन पर अतिक्रमण को रोकना। ऐसा नहीं कि किसी जंगली जानवरों के आने जाने के लिए कोई कॉरिडोर बना दिया गया और उस पर भी अतिक्रमण करके बैठ गए और वहां पर भी कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, ऐसा ना हो। प्राकृतिक शिकार बढ़ाना, जैसे जंगलों में गुलदार के प्राकृतिक शिकार जैसे सांभर, चीतल, जंगली सुअर आदि की आबादी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे वो जंगलों में ही अपना शिकार करें। जल स्रोतों का विकास हो, जंगलों में पानी के स्रोतों का विकास करना ताकि वन्य जीवों को पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ न जाना पड़े। तकनीकी और निगरानी के उपाय भी हो सकते हैं। कैमरा ट्रैप, संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगा करके गुलदारों की गतिविधियों पर नजर रखना और उनके व्यवहार का अध्ययन करना। क्यूआरटी और गश्त, वन विभाग के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया टीम यानी कि क्यूआरटीज की तैनाती की जा सकती है और नियमित गश्त बढ़ाई जा सकती है। पिंजरे और ट्रैंकुलाइजर टीम का गठन करना, आदमखोर या समस्याग्रस्त गुलदारों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाना और अनुभवी ट्रैंकुलाइजर टीमों को तैनात करना भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जब आदमखोर गुलदार कई लोगों को निवाला बना देता है तो उसको पकड़ने में भी वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो इसके लिए एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए। और क्षतिपूर्ति पुनर्वास, मानव वन्यजीव संघर्ष में मारे गए या फिर घायल हुए लोगों के शीघ्र और पर्याप्त मुआवजा उनको प्रदान किया जाए, यह भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि संभव हो तो पकड़े गए आदमखोर न हुए गुलदारों को दूरस्थ जंगलों में स्थानांतरित कर देना चाहिए। अब इसमें सामुदायिक भागीदारी भी हो सकती है। वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को शामिल करना, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको शामिल कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए। स्थानीय लोग अक्सर वन्यजीवों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां रखते हैं और सुरक्षा उपायों को लागू करने में मदद कर सकते हैं। ग्राम स्तर पर वन सुरक्षा समितियां बनाई जा सकती हैं। अतिक्रमण जो है वो लगातार हो रहा है, वन्यजीव गलियारों और नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाना ताकि वन्यजीवों के आवागमन में बाधा ना आए और पानी की निकासी भी सुचारू रहे। अब इसके कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, दीर्घकालीन जो परियोजना है वो हो सकती है। वन्यजीवों की केयरिंग कैपेसिटी, किसी क्षेत्र में वन्य जीवों की अधिकतम संख्या जो कि सस्टेनेबिलिटी होती है, सस्टेनेबल रह सकता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना और उसके अनुसार प्रबंधन की नीतियां बनाना, उसके आधार पर तरीके बनाना, प्लानिंग्स करना। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा प्रबंधन का हिस्सा मानना और इसके लिए स्थायी बजट और स्टाफ की व्यवस्था करना, जो कि सरकार के स्तर पर किया जा सकता है। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों की बढ़ती घटनाएं ये एक चेतावनी भी है कि मानव और वन्य जीवों के बीच में जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच में सहयोग और एक व्यापक पैमाने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाए और रोज रोज जो उत्तराखंड के जंगलों से, उत्तराखंड के गांवों से इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां पर हर रोज कोई ना कोई गुलदार का निवाला बन रहा है, वो सारी खबरें कम हो सकें, उन घटनाओं पर धीरे धीरे कंट्रोल पाया जा सके। तो ये हमारी दूसरी खबर थी जिसमें हमने बात की उत्तराखंड के जंगलों में कैसे गुलदार लगातार तेजी के साथ जो आबादी है वहां की तरफ बढ़ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई घटना सामने आ रही है और संभावित उपाय क्या हो सकते हैं जिन पर काम किया जा सकता है। अब बात 2 जून की रोटी की। 2 जून की रोटी एक बहुत ही प्रचलित हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ है और भारतीय समाज में गरीबी, संघर्ष और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के महत्व को भी यह दर्शाता है। अब इसके अर्थ का स्पष्टीकरण क्या है? जून का अर्थ होता है समय या वक्त। यह मुहावरा अक्सर अवधी भाषा से जुड़ा हुआ बताया जाता है जहां जून शब्द का अर्थ होता है समय। इसीलिए कहा जाता है 2 जून की रोटी, और 2 जून की रोटी का सीधा अर्थ होता है 2 वक्त की रोटी। और 2 वक्त की रोटी से तात्पर्य यह है कि सुबह और शाम यानी कि दिन में 2 बार का जो भोजन है उससे इसका तात्पर्य है। और यह जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम यानी कि मिनिमम हमारे जो भोजन की रिक्वायरमेंट है या हमारी आजीविका को चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी की जो आवश्यकता होती है उससे व्यक्ति की आमदनी या फिर एक समाज को यह मुहावरा दर्शाता है। अब इस मुहावरे का उद्भव, इसका महत्व कैसे हुआ? गरीबी और अभाव का प्रतीक यह मुहावरा माना जा सकता है। यह मुहावरा उन लोगों के जीवन के संघर्ष को व्यक्त करता है जिन्हें अपने और अपने परिवार के लिए दिन में 2 बार का भोजन जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
यह बताता है कि कैसे कुछ लोगों के लिए यहां तक कि सबसे मूलभूत आवश्यकता भोजन को पूरा करना भी एक दैनिक चुनौती होती है। और यह वर्ग कौन है? इस देश के गरीब, इस देश के पिछड़े, इस देश के किसान, इस देश के आदिवासी, जिनके लिए यह चुनौती होता है कि वो अपने घर में एक दिन में 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें। और इसी से ही इस दिन का संदर्भ दिया गया। अब इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? माना जाता है कि यह कहावत सदियों पुरानी है और यह भारतीय ग्रामीण समाज की उस वास्तविकता को दर्शाती है जहां गरीबी एक व्यापक समस्या रही है। साहित्य में इसका प्रयोग किया गया। मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे महान साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में इस मुहावरे का बार बार प्रयोग किया, जिससे इसकी लोकप्रियता और भावनात्मक गहराई और भी ज्यादा बढ़ गई। यह मुहावरा अक्सर उन कहानियों में इस्तेमाल होता है जो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दर्शाती हैं। जहां पर सामाजिक विषमताएं हैं, जिस समाज में सामाजिक समानताएं नहीं हैं, आर्थिक रूप से समानताएं नहीं हैं, उस समाज को दर्शाने का काम भी 2 जून की रोटी का मुहावरा करता है। फिल्मों और लोक कथाओं में भी इसका जिक्र किया गया। भारतीय सिनेमा और लोक कथाओं में भी 2 जून की रोटी का कई बार उल्लेख हुआ और इसकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता को दर्शाया गया है। यह एक ऐसी सार्वभौमिक भावना को दर्शाता है जो भारतीय समाज में गहराई से निहित है। श्रद्धांजलि और संघर्ष, ये उन करोड़ों लोगों के संघर्ष को श्रद्धांजलि देता है जो हर दिन अपनी और अपने परिवार की भूख को मिटाने के लिए अथक प्रयास करते हैं और 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भी ये एक श्रद्धांजलि और सद्भावना के रूप में दर्शाया जाता है। अब इसका वर्तमान संदर्भ और सोशल मीडिया, क्योंकि आज का जमाना ही सोशल मीडिया से है। आजकल खासकर 2 जून की तारीख को यह मुहावरा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है। लोग इस तारीख को 2 जून की रोटी के साथ जोड़ करके बहुत सारे मीम्स और चुटकुले शेयर करते हैं। हालांकि ये अक्सर हास्य के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है, 2 जून की रोटी का जो मूल अर्थ है, वो गरीबी और संघर्ष की गंभीर वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। ये एक तरह से समाज को ये याद दिलाता है कि भले ही आज बहुत से लोग आसानी से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग, इस देश के, इस दुनिया के करोड़ों लोग अभी भी 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं। यह मुहावरा रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर भी उनके जो महत्व है उस पर भी प्रकाश डालता है। जहां रोटी सबसे पहले आती है, रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे पहले रोटी का नाम आता है, क्योंकि यह जीवन के लिए सबसे तत्कालिक आवश्यकता है, यानी कि इंस्टेंट आवश्यकता है। रोटी हर दिन जीवित रहने के लिए 2 जून की रोटी आवश्यक है। संक्षेप में अगर हम कहें तो 2 जून की रोटी केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग की उस दैनिक लड़ाई का प्रतिबिंब है जहां जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल 2 वक्त का भरपेट भोजन प्राप्त करना होता है। यह गरीबी और संघर्ष और आजीविका के लिए अथक प्रयास की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। इसीलिए 2 जून की रोटी काफी महत्वपूर्ण है और यह दिखाती है हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता को। तो फिलहाल के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में तहलका एक्सक्लूसिव में आपने जाना कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी को हटाया जा सकता है और उत्तराखंड का लेटेस्ट मामला क्या है। दूसरी खबर में आपने जाना गुलदारों से कितना आतंक उत्तराखंड में मचा हुआ है, संभावित कारण क्या है और संभावित प्रयास क्या हो सकते हैं। और तीसरी खबर में आज की तारीख का महत्व और 2 जून की रोटी का महत्व आपने जाना। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।